क्या करते हो, जवाब देने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हो। पढ़ना क्या है भैया, नेशनल इनकम। सिंपल समझ लो, जिस तरीके से तुम्हारा अगर इनकम का बात किया जाए या हमारे इनकम का बात किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना इनकम को आराम से निकाल लेते हैं कि ठीक है महीना का हम 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है 5,000 कमा रहे हैं। वैसे ही अगर बात किया जाए कि पूरे राष्ट्र का कैसे निकाला जाएगा, पूरे राष्ट्र का कैसे निकाला जाएगा इनकम, तो वही मेथड यहां पे सारा कुछ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्लास यहां पे लाइव है और बच्चा जुड़ा ही नहीं है। क्या बनाने जा रहे हैं, पीपीटी लाइए, रुकिए। चलो लो अब ले जाओ, हो गया, ठीक है। तो पता नहीं बच्चे क्यों नहीं जुड़े हैं। अब जब आपके इनकम का, और जो जुड़े हैं वो अपना नामों नहीं बता रहे हैं कि कौन जुड़े हैं, अरे कमेंट करो भाई, चैट में लिखिए कौन जुड़े हैं, तब तो हमें पता चलेगा नाम। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कैसे हम क्लास आगे बढ़ाएं। बच्चे भी नहीं जुड़े हैं, फिर बोलेंगे कि सर आप क्लास ले लिए कुछ बताएं नहीं। ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ है। देखो 1932 में वीके आरवी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास किया था। तो नाम लिख लेना, वीके आरवी राव। क्या, वीके आरवी राव। ये व्यक्ति हैं जो फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को बहुत ही साइंटिफिक वे में क्या कर रहे हैं, निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे सवाल है कि भाई राष्ट्रीय आय होता क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय होता क्या है। वीके आरवी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे वीके आरवी राव, ठीक है। अब वैसे सर्वप्रथम अगर राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए तो 1863 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जिस पुस्तक में इस चीज को लिखा उसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया गया, जिसमें राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया गया था, ठीक है। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैंने पूछा कौन जुड़े हैं, कोई रिप्लाई भी नहीं आया अभी तक। ये तो गलत बात है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ, ठीक है। राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद का अर्थ यानी राष्ट्रीय आय है क्या, राष्ट्रीय आय की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सही बात है। अब यहां अर्थशास्त्र लिख रहा है, देखो अर्थशास्त्र मतलब कि अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सारे सिद्धांतों का बात यहां पे किया जाएगा अर्थशास्त्र में। तो इसी में हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय भी एक क्या है, संकल्पना है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। कुछ बच्चे को कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि लाइव क्लास चल रहा है, जुड़ेंगे। अमृता कुमारी अभी बोल रही हैं, अमृता कुमारी जुड़ी हैं, सारे लोग को कॉल कीजिए, बोलिए जुड़ेंगे। अब
सामान्यतः किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहेंगे। देखो अब यहां समझ लेना राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे। राष्ट्रीय आय उसे कहेंगे कि भैया आपका जो देश है यहां पे दो ही चीज उत्पादित हो रहा है, एक तो वस्तु और दूसरा सेवा। तो इस वस्तु का कॉस्ट मान लो 20 रुपया है और सेवा का कॉस्ट 10 रुपया है, तो 30 रुपया का अगर प्रोडक्शन टोटल हो रहा है और लास्ट कॉस्ट वैल्यू अगर निकाला जाएगा, ठीक है, तो यही हो गया राष्ट्रीय आय। ये तो सिंपल हुआ, लेकिन पूरा अभी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग समझेंगे। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय उत्पादन आदि शब्द एक दूसरे के स्थान पर एवं पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय का प्रतिरूप है। अतः जब किसी देश की आर्थिक क्रियाओं के प्रतिफल को एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जोड़ लेते हैं तो राष्ट्रीय आय उसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, आप यहां देख पा रहे होंगे। दूसरी ओर जब इसे ही एक वर्ष में औसत साधन आय अर्थात मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के योग के रूप में प्रकट करते हैं तो इसे राष्ट्रीय आय कह देते हैं। समझोगे अभी आगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग दलील दिए और अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किए। सर ये कौन सा बैच है मेंस का? अमृता, देखो जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना बाबू, जो भी टॉपिक बताया जा रहा है ना तुम्हें, वो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट करें, पीटी में क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय अर्थ का मतलब है और 4 ऑप्शन दे देगा। समझ रही हो? समझ में आ रहा है ये चीज? बताइए। चलो अब यहां पे है मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, हालांकि ये आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर पीगू की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या होता है। चलो कौन जुड़े हैं लाइव में, एक एक्स्ट्रा बताइए पहले। पीगू क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में वो देख लेना है, लेकिन तुम्हें मेनली जानना है कि राष्ट्रीय आय अगर पूछे किसे कहा जाता है तो तुम्हें सिंपल बताना है कि राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया कि भाई अपने भारत में, ठीक है, किसी भी देश की जो वस्तु और सेवा होगा उसका अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होगा और उसका जो कुल योग्य होगा, कुल योग होगा, उसे हम लोग बोल देंगे राष्ट्रीय आय। समझ रहे हो ना चीजों को? बहुत सिंपल। तो पीगू ने क्या कहा, मार्शल ने क्या कहा, ये पढ़ने का विषय है, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमृता जुड़ी हैं, और कौन जुड़े हैं? अब आप लोगों का क्लास जो है प्रोफेसर फिशर की परिभाषा, इतना मेहनत से हम क्लास लेंगे, आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो ये तो गलत बात है क्या? राष्ट्रीय आय समिति ये क्या है? देखो अभी मैंने तुम्हें बताया राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं और राष्ट्रीय आय में मत किसका क्या है। पीगू का क्या था, फ्रेशर का क्या था, मार्शल का क्या था, अलग अलग। तो खैर वो तुम्हारे पीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही मेंस के लिए, लेकिन राष्ट्रीय आय समिति जब भारत के संदर्भ में चीजें आएंगी वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय समिति में अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय आय के अनुमान से बिना दोहरी गिनती के एक ही दी हुई अवधि में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा की माप की जा सकती है,
यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है जिससे व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय को मापना अत्यंत कठिन है। होता क्या था कि राष्ट्रीय आय के मापन में क्या किया जाता था कि मान लो एक कार है आपके घर में, ठीक है, अब इस कार का जो प्रोडक्शन हुआ, ये कार आपके यहाँ तो है, अब आपको लगा कि 2 साल के बाद इसे बेच देना चाहिए, पुराना हो गया, तो राष्ट्रीय आय में पहली बार तो इसकी गणना हो गई कि भैया गाड़ी जो है वो इस तरीके से हम पूरा फाइनल कॉस्ट इसका आया तो नेशनल इनकम में ये ऐड हो गया। लेकिन जब ये सेकेंड हैंड हो गया तो क्या उसको भी जोड़ देना चाहिए राष्ट्रीय आय में? क्योंकि आपने शुरू में कार लिया 10 लाख में, फिर यूज किया, फिर 5 लाख में बेच दिया, तो क्या अब इसको माना जाएगा कि ये राष्ट्रीय आय का पार्ट है जब सेकेंड टाइम वैल्यू उसका लगाया गया? तो ठीक है, तो ये चीजें शुरुआत में समस्याएं बनकर उभरी कि राष्ट्रीय आय को जोड़ा कैसे जाए। जैसे राष्ट्रीय आय में मान लीजिए कि एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी का जो टायर है, ठीक है, उसका किस तरीके से राष्ट्रीय आय में गणना किया जाएगा, बहुत सारी चीजें अभी मेथड है, आगे आप समझ जाएंगे। साइमन कुजनेट्स क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं की वह विशुद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष की अवधि में देश का उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचती है। तो याद रखना, अंतिम मौद्रिक मूल्य, सूफिया फातिमा सर क्लास 2 बजे से होने वाली थी ना, आज पॉलिटी नहीं हुआ, तो पॉलिटी नहीं हुआ तो मुझे लगा कि चलो भाई तुम लोगों को हम आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन तुम लोग लेट से जुड़ रहे हो। तो प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने क्या कहा, अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में जो पहुंच रहा है वो, ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं की वह विशुद्ध उत्पत्ति है जो एक वर्ष की अवधि में देश के उत्पादन प्रणाली में लोगों के अंतिम रूप में पहुंच रही हैं लोगों के पास। ठीक है सर, क्लास कितने बजे से शुरू हुई है? अभी से 15 मिनट पहले, यानी 1:35 में स्टार्ट हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी से रेगुलर करो, अभी स्टार्ट ही किया, हम धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहे हैं। फिर सैमुएल्सन ने क्या कहा राष्ट्रीय आय के बारे में? तुम्हें अभी इतना इस सब में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आ जाओ, जब यहां से तुम्हारा चीजें निकल के आएंगी कि भाई फिशर के अनुसार विशेषताएं राष्ट्रीय आय समिति, हाँ, विभिन्न राष्ट्रीय आय समुच्चय। अब देखो 4-5 टर्म्स हैं, उसको समझ लेने का पहले प्रयास करो। टर्म्स क्या है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये 4 टर्म याद रखना, ये क्या होता है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। जीडीपी मतलब क्या हो गया भाई? तुम्हारे देश में जो भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो रहा है तुम्हारी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है, ठीक है, वही तुम्हारा क्या कहला जाएगा? जीडीपी कहला जाएगा। अगर उसको नेट कर देना है, यानी एनडीपी, नेट, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो जो फाइनल जो जीडीपी है आपका, उसमें डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है अभी आगे बताएंगे, ठीक है। फिर जीएनपी है, तो जीएनपी में क्या करना है कि भैया आपका जो जीएनपी है वो इसमें 2 तरीका, मतलब विदेशों से जितना इनकम आया है वो भी इसमें शामिल होगा और देसी आय भी इसमें शामिल होगा। एनएनपी उसमें निकालना है, x माइनस एम कर देंगे, यानी विदेश से जितना पैसा का इनकम हुआ है उसको शामिल कर लेंगे, और जो जितने भी वैसे लोग जो यहाँ रह के कमाए हैं और विदेशी हैं उनका पैसा हम लोग माइनस कर देंगे और उसमें माइनस डेप्रिसिएशन भी कर देंगे, तो निकल जाएगा एनएनपी। एनएनपी को ही एनआई बोलते हैं, यानी नेशनल इनकम बोलते हैं। ये सारा कुछ अभी आगे के कॉन्सेप्ट में समझोगे, हम बस ऐसे ही ब्रीफ कर दिए तुम्हें, ठीक है। अब कहता है विभिन्न राष्ट्रीय आय समुच्चय, ये क्या है समझना बात को, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय निम्नलिखित हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नोट डाउन करते जा सकते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में? कमेंट करें आप सभी।
कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को पढ़ने में, समझने में? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप सभी। चलो, पता नहीं कैसे कैमरा जो है वो तिरछा हो गया है थोड़ा, खैर कोई नहीं, अभी इसको ठीक करवा देंगे। तो ये चार चीज पहले रखना दिमाग में, राष्ट्रीय आय जो पढ़ रहे हो। बाकी जितना जिसका कॉन्सेप्ट दिया हो वो उतना नहीं भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चार चीज जो आया, और एक पांचवा चीज, क्या है पांचवा चीज? राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो, एक कहता है बाजार कीमत पर, एक बोलता है साधन लागत पर, यानी कि एक बोल रहा है नेशनल इनकम बाय मार्केट प्राइस और एक बोल रहा है नेशनल इनकम बाय फैक्टर प्राइस। अब ये क्या है देखो भैया, समझ लो। नेशनल इनकम क्या है ये समझ गए? एक तो मार्केट प्राइस होता है, एक होता है नेशनल इनकम फैक्ट्री प्राइस। देखो बाबू, मान लो लाइफ बॉय साबुन है, क्या? लाइफ बॉय साबुन फैक्ट्री में ये बन के तैयार हुआ, इसका कॉस्ट है 20 रुपया। कितना? 20 रुपया लाइफ बॉय साबुन का, ठीक है। अब इसको समझ लो कि कौन कौन जुड़े हुए हैं, कमेंट कीजिए। सूफिया हैं, सुगन हैं और अमृता हैं। चलो कोई नहीं। अब 20 रुपया का मान लो कि ये साबुन का प्राइस इसका निकल के आया सामने। अब इसको मार्केट में जाना है, मार्केट में जाएगा वैसे ही सरकार लगा देगी टैक्स। क्या लगा देगी? टैक्स। जैसे ही इसमें जीएसटी ऐड हो गया, यानी कि उसमें क्या हो गया? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो जो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब उसमें 2 रुपया टैक्स जुड़ गया मान लो, तो 22 रुपया हो गया। तो अगर नेशनल इनकम देखा जाए मार्केट प्राइस पे है क्या, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सर मेंस के लिए क्लास में नोट्स भी बनाएंगे। अभी तुम लोगों को जो चैप्टर 1 दिया गया है ना, उसका नोट्स बनाए तुम लोग? मेंस का क्वेश्चन भी हम दे देंगे। अभी चैप्टर 2 तुम लोगों को मिल जाएगा कटिंग होके, फिर चैप्टर 3 अभी राष्ट्रीय आय मिल जाएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम फैक्ट्री प्राइस, ये दोनों क्लियर हो गया, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम? चलो, फिर बोलता है व्यय योग्य या स्वायत्त आय, यानी कि डिपोजिबल इनकम, यानी ऐसे कुछ इनकम जो आप पहले व्यय करोगे तब आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। फिर राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमत पर या स्थिर कीमतों पे। अब ये क्या है भैया? एक तो राष्ट्रीय आय का मतलब तुमको बताएं मार्केट प्राइस, फैक्ट्री प्राइस। एक होता है कि जो आपका राष्ट्रीय आय है वह प्रचलित कीमत पर क्या है, और एक होता है स्थिर कीमत पर क्या है, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत क्या होता है, समझना बात को। राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत कहने का मतलब यह हो गया कि अगर बात किया जाए राष्ट्रीय आय 2023 में क्या है अभी वर्तमान में, तो कहा जाएगा उसको प्रचलित कीमत। और स्थिर कीमत मतलब हो गया कि अभी हम लोग का आधार वर्ष जो चलता है, ठीक है। आधार वर्ष हम लोग का क्या चल रहा है? 2011-12। 2011-12 में राष्ट्रीय आय क्या थी और अभी क्या है, उसका संतुलन मिला लिया जाएगा और उसी से अनुमान लगा लिया जाएगा कि हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना हमें नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन ये 2011-12 ही क्यों, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे समझेंगे। अभी ब्रीफिंग चल रहा है राष्ट्रीय आय का, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, प्रीति सर इंग्लिश में भी पढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं है, जो भी टर्म्स लिखा हुआ है उसका आपको इंग्लिश में सारा मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। और जो भी यहाँ आपको चीज़ें हम बता रहे हैं वो अप्रॉक्स इंग्लिश में ही चीज़ें डिलीवर हो रही है, ठीक है। जैसे यहीं आप देखें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ऑन करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। ओके प्रीति। अब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। जीडीपी क्या है पहले ये समझेंगे, ठीक है। जीडीपी क्या है पहले ये समझेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है। कहता है
घरेलू उत्पाद से आशय एक देश की घरेलू सीमा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य से है। ठीक है, यानी आपका जो घरेलू सीमा है ये रहा भारत का सीमा। ठीक है, अब इसमें जो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर में उत्पादित जितने भी वस्तु होंगे और सेवा होंगे उसका मौद्रिक मूल्य। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो आपके कंट्री में, ठीक है, जो भी आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री है, उस डोमेस्टिक बाउंड्री में 1 फाइनेंस ईयर में जो भी आपका प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, आप उसको क्या बोल देंगे? जीडीपी बोल देंगे। तो आप बोलिएगा सर उसको एनआई क्यों नहीं बोलेंगे, नेशनल इनकम क्यों नहीं बोलेंगे? नेशनल इनकम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी उसमें विदेशों से आय भी समाहित है, दूसरा उसमें डेप्रिसिएशन अभी घटाया नहीं गया, इसलिए। ऑल क्लियर? तो जीडीपी का मतलब ये, नोट डाउन करो ना करो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिल जाएगा क्या? नोट्स। आराम से नोट्स क्या करोगे? पीडीएफ से पढ़ना और उसको क्वेश्चन बेस्ड या फिर आप उसको उतारते चले जाना। ठीक है, क्या हो गया भाई? सकल घरेलू उत्पाद, कोई दिक्कत है? अब देखो, अब इसमें क्या कहा है? अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र में उत्पादन क्रिया चलती रहती है, सही बात है, जिसमें चीनी, कपड़ा, स्टील, खाद्य, गेहूं आदि वस्तुओं तथा सरकारी प्रकाशन, बैंक, बीमा, परिवहन आदि सेवाओं का निर्माण होता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ ही सकल घरेलू उत्पाद हैं। समझ में आया हम क्या बोले? देखो भाई, बैंक है, होटल है, बीमा है, कुछ इंडस्ट्रीज है, कहीं स्टील का उत्पादन, कहीं खाद का उत्पादन, कहीं गेहूं का उत्पादन, इन सारे चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो फाइनली क्या कहलाएंगे? वो फाइनली कहलाएंगे आपका जीडीपी। फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट नहीं, ये गलत है, प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। अब ये क्या है? यानी प्रॉब्लम यहां तक जीडीपी समझ में आया? जितने लोग जुड़े हैं कमेंट करो। हाँ सर, इन पीडीएफ से ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं ना? अरे ये पीडीएफ ही तुम पढ़ लोगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से तुम डील कर लोगी, कोई इसमें दिक्कत ही वाली बात नहीं होगी। अच्छा, मेरा क्लास मान लो कभी अगर नहीं होता है तो अगबकाना नहीं तुम लोग, ठीक है? क्योंकि मैं अगर इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, मतलब पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा इकोनॉमी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्लास स्लो चल रही है, अलग बात है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बस यही है कि भाई बच्चे अधिकांश जुड़े, अधिकांश लोग क्लास करें, वरना सबको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। अभी देखिए जैसे आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम आपको रिप्लाई दे पा रहे हैं। समझ रहे हो ना चीजों को? चलो, शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो भाई, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? मान लो कि लाइफ बॉय साबुन है, चलो उसी पे आते हैं। इसका कॉस्ट आया 20 रुपया एक साबुन को बनाने में। लेकिन इस साबुन को बनाने में भले ही 20 रुपया का कॉस्ट आया हो, लेकिन जो मशीन इसको बना रहा था उस मशीन में तो डेप्रिसिएशन आया होगा ना, जिसको हराश बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हराश आया उसका भी कॉस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, अब 20 रुपया का मान लो साबुन था और हराश हो गया 1 रुपया का, मशीन खराब हो गया, 1 रुपया खर्च आ गया मशीन को बनाने में। तो इसी 20 रुपया में ना 1 रुपया को क्या किया जाएगा? जब हम एनडीपी निकालेंगे, जीडीपी में ये जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब एनडीपी निकालेंगे तो घटा देंगे। क्या इसमें घटाएंगे? सो देखिए, सामान्यतः उत्पादन के दौरान पूंजीगत वस्तुओं, मशीनों, उपकरणों, औजारों, ट्रैक्टरों, फैक्ट्रियों की इमारतों आदि का ह्रास होता है, यानी डेप्रिसिएशन होता है। एक समय अवधि के बाद इन पूंजीगत वस्तुओं का प्रतिस्थापन स्थापन ये हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्यों? मान लो पहले हम लोग जो बोर्ड में यूज करते थे पढ़ाने में, वो व्हाइट बोर्ड रहता था, मार्कर से लिखते थे।
ठीक है, वो पूंजी तो लगा उसको बनाने में। अब हो गया डिजिटल बोर्ड, यानी कि डिजिटल बोर्ड के बिना पढ़ाई ही नहीं होगा। तो अब क्या होता है कि भाई एक काम करते हैं, वो जितना व्हाइट बोर्ड था उसको हटाओ, तो वो डेप्रिसिएशन हुआ ना हमारे संस्थान के लिए। तो इसलिए कुल उत्पादन में से एक हिस्सा घिसावट व्यय के लिए अलग रखना होता है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय को घटाने पर निकल जाता है एनडीपी। शुरू में जीडीपी बताएं, फिर एनडीपी बताएं। एनडीपी कुछ नहीं है, जितना भी व्यय है उसको समाप्त कर दिया जाए तो उसको क्या माना जाएगा, घटा दिया जाए तो वो एनडीपी कहलाएगा। कोई दिक्कत है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है चीजें? अब इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लेना। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिख लो। जी सर समझ आ रही है, ठीक है। देखो भैया क्या है, जीडीपी निकालना है, एनडीपी। जीडीपी मार्केट प्राइस पे था, तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। बस यही तो निकालना था। ये डेप्रिसिएशन क्या है, तो मान लो कोई भवन है, वो क्या हुआ, टूट गया। अच्छा, जैसे अभी रेलवे दुर्घटना जो हुआ, रेलवे दुर्घटना जो हुआ, 3 ट्रेन आपस में टकरा गया। अब 3 ट्रेन आपस में टकरा गया तो कम से कम मान लो कि 200 करोड़ का नुकसान है। कितना, 200 करोड़ का। तो ये तुम्हें क्या लगता है, ये जनता के ही पैकेट का नुकसान है? ये मत समझना सरकार इसको भरेगा। समझ रहे हो ना चीजों को? ये मत सोचना कि सरकार इसकी भरपाई करेगी। ये टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे इसको पूरा करने के लिए। किसी चीज में टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। आप सोचो इस 200 करोड़ की भरपाई कैसे की जाएगी। भारत में अगर 1 रुपया लीटर तेल महंगा भी कर दिया जाए, 1 रुपया, तो तुम्हें पता है कि 1 रुपया लीटर तेल अगर महंगा हो गया तो ये 200 करोड़ तुरंत भरपाई हो जाएगा। इसलिए कभी मत ये सोचना कि जो देश को नुकसान हो रहा है वो उससे सरकार का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं, उससे हमारे पैकेट पे बोझ बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी क्या है। क्या पढ़ रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, यानी जीडीपी से निकल के अब जीएनपी में आ गया। ठीक है, चलो जीएनपी। जीएनपी क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद की एक प्रमुख अवधारणा है। यह राष्ट्रीय आय से संबंधित सबसे व्यापक अवधारणा। देखो तुम शुरू में अभी जीडीपी पढ़े तो उसमें था घरेलू, क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, यही था ना जीडीपी का हिंदी। अब तुम पढ़ रहे हो जीएनपी, यानी सकल राष्ट्रीय। अब घरेलू की जगह क्या हो गया, राष्ट्रीय। अब राष्ट्र की बात होगी, घर की बात नहीं होगी, अब राष्ट्र की बात होगी। समझ रहे हो ना? तो जब आप पढ़ते हो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब आप पढ़ोगे तो वो एक व्यापक कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। तो अब जो है राष्ट्रीय जब शब्द आ गया तो ये एक व्यापक अवधारणा हो गया। अब घर का बात नहीं होगा, अब राष्ट्र का बात होगा। अब इसमें क्या क्या शामिल है उसे जरा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय क्या है? अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य से है, लेकिन इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, निर्यात माइनस आय भी शामिल की जाती है। सर समझ नहीं आया, आप क्या बताएं? तुम लोग का तो यही सवाल होगा। देखो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होता है। देखो बेटा क्या है ये,
कि मान लो जीडीपी में आपने केवल घरेलू चीजों को शामिल किया था, है ना, लेकिन जब जीएनपी का बात आता है ना, अच्छा ये देखो, मान लो तुम्हारे घर में कोई ऐसा सदस्य है जो विदेश में रहता है, कहाँ, विदेश में रहता है, वो डॉलर में इनकम करता है। किस में करता है? डॉलर में इनकम करता है, और ये इनकम करके भेजता है भारत को। किसको भेज रहा है? भारत को। अब हमें जरा बताना कि भारत के पास जब ये इनकम आ रही है तो भारत के लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जीएनपी में विदेशों से प्राप्त जितने भी लाभ होंगे या आय होंगे वो शामिल कर लिए जाते हैं जीएनपी में, जीडीपी में नहीं, याद रखना, जीडीपी में नहीं, जीएनपी में इसे शामिल किया जाता है, इसीलिए इसको एक व्यापक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अब देखो इसमें क्या है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा एक चीज इसमें और है, मान लो विदेशों से प्राप्त आय को हम लोग इसमें क्या किए, जोड़ लिए। मान लो मेरा इनकम 100 रुपया रहा और हमारे कोई करीबी थे जो विदेश में रहते हैं 20 रुपया भेज दिया, हमारी इनकम 120 हो गई। ठीक है, तो ये मेरा टोटल इनकम हुआ। लेकिन फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अमेरिका का एक नागरिक है जो मेरे यहाँ काम कर रहा है और हम उसको 10 रुपया पेमेंट किए, तो ये पेमेंट जब हम इसको कर दिए तो ये अमेरिका में शामिल हो जाएगा, अमेरिका का जीएनपी में, तो फिर 10 रुपया मेरे में घट जाएगा, यानी 110 रुपया मेरा टोटल क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? सवाल कर लो, सवाल कर लो। एनीवन? प्रीति, सूफिया, निकिता, कौन कौन यहाँ है? अंकिता है शायद कोई। मंगलराज, रवि, सारे लोग बताएं। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज कीजिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर फिलहाल। चलो ठीक है, सूफिया ने मैसेज किया, आगे बढ़े। क्लास प्रोडक्टिविटी वाली होनी चाहिए। हाँ सर, बाकी क्लास जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वगैरह बीपीएससी का क्लास कब से होगा? अच्छा अभी क्या क्या कर रहे हो? देखो अभी कर रहे हो इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉलिटी तुम्हारी समाप्त होगी अप्रॉक्स, हमें लगता है कि 30 to 35 क्लास में ये समाप्त करेंगे पॉलिटी, बहुत अच्छे से पढ़ा के। ठीक है, फिर अभी हम लोगों को 2 स्लॉट मिला है, इस 2 स्लॉट में हम लोगों को सारा कुछ आप लोगों को पढ़ा के निकालना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से। इकोनॉमी में हम इतना डिटेल ना भी करें तो चल जाता, लेकिन हमें क्या करना है, तुम्हें देना है सारा कंटेंट। विदाउट कंटेंट तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना? इसलिए ये चीज़ें थोड़ा डिटेल में तुम्हें बताने की ज़रूरत है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी भी हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यानी कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ फॉरेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन यानी फॉर्मूला। एक्सपोर्ट्स आ गया। चलो अब कहता है सकल या कुल राष्ट्रीय आय। सकल या कुल राष्ट्रीय आय क्या है? सैमुअल क्या बोलते हैं, नैरहस क्या बोलते हैं? इनके अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पादन सरकारी क्रय सहित उपभोग तथा विनियोग वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य होता है।
तुम्हें इन सारे इतने डीप में नहीं चले जाना, क्योंकि जो मेनली मेंस में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अब आपसे मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो नोट डाउन करना और इसका आंसर जरा लिख के हमें दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। बीपीएससी एकदम सिंपल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर बोलेगा सकल राष्ट्रीय आय का बड़ा होना समृद्धि को दर्शाता है, स्पष्ट करें, ठीक है। देखो भाई 38 नंबर का क्वेश्चन रहता है एक ठो, तो थोड़ा लंबा रहेगा क्वेश्चन में। फिर लिखेगा हरित जीडीपी की संकल्पना क्या है। जब इतना तुम लिख पाओगे तो ये हुआ तेरा मेंस का क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से। तो तुम्हें एक एक चीज इसमें समझना पड़ता है। लेकिन अब अगर यही पीटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा। पीटी का क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद है, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू सीमा के अंतर्गत, एगो किताब ले लोगे तुम लोग, कौन, लूसेंट। लूसेंट में कौन सा, जीएस का एमसीक्यू वाला। हिंदी इंग्लिश देखते हुए अपने हिसाब से ले लेना और उसका सारा क्वेश्चन बना जाओ। यूपीएससी में 90% क्वेश्चन वहीं से आता है। घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। फिर राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। फिर तुम्हारा हो जाएगा घरेलू सीमा के अंतर्गत ह्रास को घटाते हुए अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य, या राष्ट्रीय आय में ह्रास को घटाते हुए अंतिम सीमा वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिया जाएगा। देखो ये सब सारा क्वेश्चन तुमको उस वाले किताब में मिल जाएगा, आराम से तुम ले सकते हो। लेकिन सवाल यहां पे आके रुक जाएगा कि सर इकोनॉमी आप पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमी का क्वेश्चन आप हमको प्रोवाइड कराइए ना, कि हमको ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करो, ठीक है। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करो और अब बता रहे हैं सब कॉन्सेप्ट समझ लेना। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करो, 500 क्वेश्चन वहाँ पड़ा हुआ है। किसका, केवल इकोनॉमी का, सारा 500 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अभी 500 क्वेश्चन मिलेगा कितना में, 100 रुपया में, 1 रुपया कम ही लगेगा, 99 रुपया में। कितना, 99 रुपया में। 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इकोनॉमी पढ़ रहे हो, ये चीज़ें जाके ले लो, ओटीपी में मिलेगा। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस प्ले स्टोर में लिखना जाके, ठीक है। क्या हुआ, ओटीपी परचेज करनी है ना। कुछ नहीं करो, जाके प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ओटीपी डाउनलोड कर लो। वहाँ पे बीपीएससी का भी टेस्ट लगा हुआ है, मात्र कितना हमें लगता है 499 रुपया में लगा हुआ, 500 में। बीपीएससी में लगभग 5000 क्वेश्चन वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, जाओ वही देख लो। बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, पर डे उसमें करंट अफेयर लगाया जाता है, वो भी तुम देख सकते हो, वो फ्री है।
ठीक है। सुबह में जो 10 MCQ करा रहे हैं वो भी फ्री है तुम लोगों के लिए, तो आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। चलो, अब कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर अगला क्लास कल होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों का? जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों का रिप्लाई। चलो ठीक है। कोई सर बीपीएससी ओटीपी 499 में ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा क्या? हाँ। लीला कुमारी सर डेली क्लासेस कब होती है? देखो यार, पॉलिटी तुम्हारा होता है अप्रॉक्स 12 बजे, इकोनॉमी 2 से 3, ठीक है, और पॉलिटी 1 से 2 चलता है, ठीक है। तो अभी पॉलिटी और इकोनॉमी चल रहा है। बीपीएससी वाला वो सूफिया, देखो बीपीएससी वाला जो है उसमें हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा, साइंस मिलेगा, मैथ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इसमें, करंट अफेयर मिलेगा, सब कुछ A to Z, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।